अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम देखेंगे कि तहसीलदार का जो इंग्लिश का पेपर है, उसका जो सिलेबस अब एक दफ़ा फिर से पीपीएससी की जानिब से दिया गया है, तो उसका क्या मतलब है, उन कंटेंट्स में क्या कुछ पूछा जा सकता है और वो एमसीक्यूज़ किस तरीके से आएँगे। सबसे पहले तो ये एक कहानी है, जो कि आपने अक्सर सुनी होगी। सूरह बकरा जो है उसका जो नाम है वो उस गाय की वजह से रखा गया जिसका वाक़या सूरह बकरा के अंदर बयान किया गया है। यानी कि वो वहाँ एक शख्स बनी इसराइल में फ़ौत हो गया था, कत्ल हो गया था बल्कि, और कत्ल होने के बाद उसका जो कातिल है उनको ढूँढने के लिए कोशिशें जारी थीं। वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको कहा कि ये बंदा कत्ल हो गया, हमें पता नहीं चल रहा किसको किसने कत्ल किया। तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछकर उनको बताया कि आप कोई गाय ज़बह करें, उसका टुकड़ा इस बंदे को मारे, ये ज़िंदा हो जाएगा, आपको उठ के बता देगा कि ये इस बंदे ने मुझे कत्ल किया है। अब उनका दिल नहीं कर रहा था इस तरह की कोई गाय ज़बह करने का, जिस तरह आप लोगों का दिल नहीं कर रहा पेपर देने का। तो उन्होंने वापस गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, उनको कहा कि वो गाय तो हमें सारी एक जैसी लगती है, ये हमने गाय कौन-सी ज़िबा करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको एक और निशानी बता दी कि इस तरह की गाय होनी चाहिए। वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा गए कि अब इस तरह की निशानी वाली भी बहुत सारी गायें हैं, और कोई भी गाय निशानी हमें बताएँ किस तरह की गाय हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें 5-6 निशानियाँ बताई और वो फिर ढूँढ-ढूँढ के बहुत महँगे जाकर उन्हें वो गाय मिली। अगर वो पहली दफ़ा में ही वो गाय कोई भी एक ज़बह करके उसका टुकड़ा मार देते तो बंदा ज़िंदा हो जाता। एनीवे, कहानी का मकसद ये है कि पीपीएससी को मैसेजेस कर करके आप लोगों ने सिलेबस को मुश्किल बनवा दिया हुआ है। सबसे पहले पीपीएससी ने कहा कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन होगा, जिस पे मैंने एक वीडियो बना दी थी कि कॉम्प्रिहेंशन आपका वो पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस दिखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। पैराग्राफ से आप वो देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स, और उनके आंसर्स आप नीचे टिक कर देंगे, दैट्स इट। कंपोजिशन में आपकी ग्रामर के रिलेटेड सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद पीपीएससी को मैसेजेस किए गए, ईमेल्स किए गए कि इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा। पीपीएससी ने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया 3-4 लाइंस में कि ये सारी चीजें शामिल होंगी। फिर पीपीएससी इतने अरसे से अब जो है मजीद हो सकता है मजीद मैसेजेस किए गए हों, उनको ईमेल की गई हों, उनको कंप्लेंट्स की गई हों, सारा कुछ। तो अब पीपीएससी ने इची बिची बता दी है कि ये चीजें जो हैं यो वो आपके कंपोजिशन में शामिल होंगी और सारा पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा। Candidates will be required to appear in the paper of English comprehension and composition. Comprehension आपको पहले मैं बता चुका हूँ, को पैराग्राफ ही होगा, उसके क्वेश्चंस होंगे, वो पैराग्राफ को देख के आपने उसके आंसर्स देने होंगे। Composition में ग्रामर होती है based on MCQs. Purpose of this paper is to assess the ability of the candidates to understand and use English language. The MCQs may include, but not limited to the following. मीनिंग ये वो अपने सेफ साइड रख रहा है कि अगर मैंने इनमें से कोई एक आधा एमसीक्यू बाहर से भी बना दिया तब भी मेरे ऊपर कोई एतराज ना हो, पेपर सेटर पे कोई एतराज ना हो कि उसने बाहर से बना दिया उसने, ये था सिलेबस, पेपर उसने एक आधा एमसीक्यू कहीं और से बना दिया। क्योंकि ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं तकरीबन इंग्लिश ग्रामर यही चीजें हैं, टोटल हर चीज। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ टेक्निकली। अगर आप इतनी सी बात पे भी मुतमईन हो सकते हैं तो काफ़ी है, इतनी वीडियो देखने के बाद आप वीडियो बंद कर दें। अगर आप इतनी सी बात पे मुतमईन है कि कुछ नहीं चेंज हुआ, इंग्लिश का ही पेपर था पहले भी, अब भी इंग्लिश का ही पेपर है, कोई सिलेबस में तब्दीली नहीं आई, बात सीधी सी सादा सी इतनी ही है। अब हम देखते हैं इनमें से क्या चीज़ें होंगी। क्वेश्चन रिलेटिंग टू करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, पंक्चुएशन, वर्ब, चेंज ऑफ स्पीच, change of voice, antonym, synonym, one word substitution, spellings, sentence having a flaw in grammar, punctuation or use of capitals, complete, incomplete sentences, vocabulary through analogy questions to locate logical relations among words, phrasal verbs, idiomatic phrases requiring candidates to choose correct meaning from the given choices, translation of words, official terms, figurative or idiomatic expressions, English, Urdu, for accurate translation into English and vice versa. अब हम एक-एक करके इन सबको देखते हैं। एक-एक एमसीक्यू मैं आपको साथ में बता दूँगा, जो आसान है उनका एक एमसीक्यू, जो थोड़े से मुश्किल आपको लग रहे हैं उनके 2 एमसीक्यूज़ बता दूँगा, साथ में आंसर बता दूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्लियर हो जाए। जिन लोगों तक को यहाँ तक समझ आ गई वो इनको इससे आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं समझ आई वो आगे वीडियो देख सकते हैं। टेंसेस, वी वर ऑन द वे टू स्कूल, सडनली द स्काई टर्न्स डार्क। अब यहाँ पे इस टेंस में मिस्टेक किया है कि टर्न्ड डार्क होना चाहिए, बिकॉज पीछे जो सेंटेंस चल रहा है वो पास्ट में, आगे भी जो सेंटेंस चलना चाहिए उसका वर्ब जो उसका टेंस है वो
पास्ट में होना चाहिए। We were on the way to school. Suddenly the sky turned dark. यहाँ पे turns की जगह पर turned आएगा। आर्टिकल्स में when she first moved to Germany, it took entire year for her to learn enough German to go shopping. When she first moved to Germany, it took an entire year for her to learn enough German to go shopping. ये ठीक होगा। It Sam was asking for forgiveness and wanted absolution of guilt. इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। Sam was asking for forgiveness and wanted absolution from guilt. ये आपकी प्रपोजिशन होगी। कुछ चीज़ें शुरू में बिल्कुल आसान है और उनके एज सच मैंने ज़्यादा मुश्किल एग्जांपल्स नहीं दी, तो वो आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं। जो मुश्किल चीज़ें वो आगे आ जाएंगी। पंक्चुएशन, द मेंशन वाज कन्वर्टेड इनटू अ गर्ल्स स्कूल। अब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स जो है ये एक प्लूरल है, एक जमा है, तो गर्ल्स पूरा आएगा और अपोस्ट्रोफी एस के बाद आएगा। गर्ल्स लिखने के बाद फिर अपोस्ट्रोफी फिर एस जो है वो नहीं लगेगा। और एंड वाला जो है उसमें कॉमा लग गया, द मेंशन वाज कन्वर्टेड कॉमा इनटू अ गर्ल्स स्कूल, इसलिए वो गलत है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। We didn't need go to the supermarket because we had plenty of food. इसमें फोर्थ ऑप्शन ठीक है। We did not need to go to the supermarket because we had plenty of food. यहाँ पे जो दोनों वर्ब्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस आएंगे। The nurse said, "Do not get off the bed." The nurse forbade me to get off the bed. ये अब रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आपने पहले से नहीं सीखे हुए तो चंद दिन में आप नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं अब इस एक वीडियो के अंदर ये सारे रूल्स भी आपको नहीं बता सकता, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। My friend said, "May you live long." My friend prayed for me that I might live long. यही राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में नोट द पॉइंट केयरफुली, लेट द पॉइंट बी नोटेड केयरफुली, सेकेंड ऑप्शन इसमें ठीक होगा। एक्टिव एंड पैसिव की सेकेंड एग्जांपल, लेट द टीचर बी लिसन्ड टू। ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव बनाना है, तो लिसन टू द टीचर इसका एक्टिव वॉइस होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, एक दो और भी बना दूंगा, उसमें तकरीबन 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कवर किए हैं एग्जांपल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। ये सामने जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है उनमें से एक वीडियो की जो थंबनेल है आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख के। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस इज पैनासिया। पैनासिया एक मेडिसिन है, एक इमेजिनेटिव मेडिसिन है जिसके बारे में ये समझा जाता है कि दुनिया में अगर कोई ऐसी मेडिसिन आई जिसने सब बीमारियों का इलाज कर दिया तो उसको हम पैनासिया कहेंगे। सिनोनिम ऑफ विट्यूपरेट इज अब्यूज, किसी की इंसल्ट करना। एंटोनिम ऑफ डोसाइल इज अनयील्डिंग, मतलब के डोसाइल का मतलब होता है प्लाएबल या प्लाइंट या क्वाइट, जो किसी भी बात के जवाब में चुप कर जाए या उसको मान ले, तस्लीम कर ले। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो उसके अगेंस्ट बात करे, बोले, शिकस्त ना माने, किसी चीज को तस्लीम ना करे। स्पेलिंग्स, क्लेप्टोमेनिया, ये जो हमारे पास बी ऑप्शन होगा ये ठीक होगा, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। सेंटेंसेस हैविंग अ फ्लॉ इन ग्रामर, अब इस तरह का कुछ जो सेंटेंस दिया होगा उसमें से 4 पॉइंट्स जो होंगे वहां पे अंडरलाइंड होंगे। सिंदबाद, वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर्स ऑफ द अरेबियन नाइट्स which were translated by Anthony Galland was a merchant seafarer। अब ये सेंटेंस देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन जो कॉमास हैं वो एक प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंदबाद। विच वर नहीं होगा, विच वाज होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंदबाद की, which was a character, so which was translated by Anthony Galland was a merchant seafarer। one of the famous characters of the Arabian Nights जो है ये एक प्रेडिकेट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली में जो बात हो रही है वो सिंदबाद की हो रही है जिसको ट्रांसलेट किया था एंटोनी गैलेंड ने। ठीक हो गया। इस तरह से कोई सेंटेंस होगा जिसके नीचे अंडरलाइनिंग होगी और अंडरलाइनिंग करके वो
पूछ रहा होगा कि कहाँ पर मिस्टेक है। वोकैबुलरी थ्रू एनालॉजी क्वेश्चंस, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के रिलेटेड लिखा होगा, एक खाली जगह होगी और उस खाली जगह में जो लफ्ज आएगा उसके रिलेटेड पूछा गया होगा। अब सन जो है वो न्यूक्लियर फैमिली, मैंने थोड़ा सा मुश्किल दिया है इसमें एनालॉजी क्वेश्चंस में। सन न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा होता है। न्यूक्लियर फैमिली क्लोज फैमिली होती है जो कि पेरेंट्स के थ्रू जुड़ी होती है या फिर मैरिज के थ्रू जुड़ी होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर, डॉटर, सन, ये 4 चीजें आती हैं। अब सन जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में है, तो इनमें से फादर, मदर, डॉटर न्यूक्लियर फैमिली में है। एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे पास कजन आएगा जो कि एक एक्स्ट्रा फैमिली में ऐड होगा। तो ये इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को, उसकी टर्म को समझना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। Phrasal verbs: I set up my alarm clock because I have to get up early tomorrow. तो जो वर्ब के साथ वर्ब इकट्ठा यूज होता है, गेट अप का मतलब होता है सुबह सुबह उठना, बेदार होना, जागना। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जब दो मुख्तलिफ लफ्ज आपस में मिल के एक नया मीनिंग देते हैं तो उनको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, योर रूम इज सो अनटाइडी, गंदा, प्लीज पिक अप द क्लॉथ्स एंड पुट देम इन द वॉशिंग मशीन। पिकअप का मतलब उठाओ, यहाँ से कपड़े उठाओ और वॉशिंग मशीन में डाल दो। इडियोमैटिक फ्रेज लाइन्स शेयर का मतलब क्या होता है? मेजर शेयर, जो ज्यादा हिस्सा होता है उसको लाइन शेयर कहते हैं। इस तरह से इसका कोई मीनिंग वगैरह वो पूछेगा। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज मेंट बाय एडहेरेंस, इसका मतलब होता है वाबस्तगी, किसी के साथ ताल्लुक। ऑफिशियल टर्म्स की मुझे समझ नहीं आई कि इसमें वो क्या पूछेगा, क्या पूछना चाहेगा। अगर तो वो पूछेगा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड टर्म्स हैं उनके रिलेटेड, तो वो उसे जनरल नॉलेज के पेपर में पूछनी चाहिए। मे बी एक दो क्वेश्चंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल टर्म्स के रिलेटेड वो इंग्लिश के पेपर में पूछ ले। अगर वो बात कर रहा है कि इंग्लिश की टर्म्स पूछेगा तो फिर भी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये जो ऑफिशियल टर्म्स का उसने बीच में एक नुक्ता बनाया है, पॉइंट बनाया है, इसमें वो क्या पूछेगा। आई एम सॉरी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इन उर्दू और इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। The ghosts are fate are not persuaded by talking. The ghosts are very adamant. Rod is the logic of fools. यानी कि जो बेवकूफ होता है उसको डंडे से ही समझाया जा सकता है। Rod is logic of fools, ये एक्चुअली में इडियम इंग्लिश का बनेगा उर्दू के इडियम के अगेंस्ट, उसके काउंटर पार्ट। बातों के भूत बातों से नहीं मानते, Rod is logic of fools. Rome was not built in a day. उसका मतलब ये है कि कोई भी काम अपने वक़्त पे होता है, आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ हो जाती है। और जो रोम था वो रूमी सल्तनत थी एक पूरी, अपने दौर में बहुत अज़ीम सल्तनत थी, वो कोई एक ही दिन में नहीं बन गई थी। मतलब इसके ये दोनों बनते हैं, ठीक है? लफ्ज़ी मतलब एक बनता है और वैसे जो मफ़हूम है वो कुछ और बनता है। लेकिन जब हम उर्दू में एज़ इट इज़ एक इडियम के तौर पर, एक मुहावरे के तौर पर, एक ज़रबुल मिसल के तौर पर कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उर्दू में जो मुहावरा है वो इसके अगेंस्ट, इसका काउंटर पार्ट ये बनेगा, हथेली पे सरसों नहीं उगती, यानी कि कोई भी काम आसान नहीं होता, इसका ये मतलब है। तो इस तरह से आपके पास जो सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। एक-एक एमसीक्यू मैंने सिर्फ दिया है, ज़्यादा इसको लेंथन भी नहीं किया, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया इस वीडियो को, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के एमसीक्यूज़ आएँगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा सारे एमसीक्यू शेयर करूँ, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि उस टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो बना दूँ ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।